हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सिविल सर्विसेज विद अरविंद के चैनल में। आज हम भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से पूरी भूगोल को हम ख़त्म करेंगे। आज पहला सीरीज का पहला लेक्चर है। हम इसमें समझेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में। देखिए, भारत की हम इसमें आपको पहले मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद आपको पॉइंट वाइज नोट्स के रूप में लिखकर स्लाइड से हम दिखा देंगे। जिसको नोट करना होगा वो पॉज करके नोट कर लेगा या स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं आगे भारत के अवस्थिति और विस्तार के बारे में। देखिए, भारत का अवस्थिति और विस्तार, ये हमारा भारत का मानचित्र है। इसमें देखिए, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जैसे देखिए एक ग्लोब है, पूरी पृथ्वी को एक ग्लोब पे दिखाया जाता है। एक ग्लोब है हमारी पृथ्वी, देखिए इसी में हमारा एक सबसे ग्लोब, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और इस वाली जो रेखा बीचों बीच गई है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो भारत यहाँ ग्लोब में कहाँ स्थित है? देखिए, भारत कहीं हमारा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। इसके बाद से इस ग्लोब पे उत्तरी गोलार्ध में ऐसे 90 रेखाएं खींची गई हैं, समानांतर रेखाएं समान दूरी पर। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे ही 90 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो भारत कहीं हमारा स्थित है यहाँ पे, यहाँ कहीं स्थित है भारत हमारा। तो कोई ना कोई रेखा तो होगी ना जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को टच करती होगी, वही उस भारत की दक्षिणतम रेखा होगी। जैसे देखिए, ये वाला पॉइंट है भारत का ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कितना है इसका मान? 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। और उसके बाद से सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ये हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला कितना है हमारा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। उसके बाद से देखिए आगे, ग्लोब पे कुछ ऐसे समानांतर रेखाएं भी खींची गई हैं। देखिए, एक ग्लोब है हमारा, इस पर ये तो हमारी 0 डिग्री हो गई विषुवत रेखा। इस तरह से भी एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री। ये भी पूरी पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो भी इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ये हमारी समय को निर्धारित करती है। तो किसी भी पॉइंट की स्थिति को दिखाने के लिए, पृथ्वी पर किसी भी स्थान को दिखाने के लिए हम देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का उपयोग लेते हैं। जहाँ पे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती है, वही उस बिंदु का लोकेशन होता है। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ए है, तो इस बिंदु का लोकेशन देखना है, तो इस लोकेशन पे कोई अक्षांश रेखा और वहीं उसी लोकेशन से कोई देशांतर रेखा अगर जा रही होगी, जिस बिंदु पे काट रही होगी, उस बिंदु का वही लोकेशन है। तो भारत की अवस्थिति को देखने के लिए देखिए, जो देशांतर रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है? जो सबसे पश्चिमतम बिंदु को इससे टच करती है, यहाँ से जाती है, वो देशांतर रेखा हमारी है 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी से सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश से जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो भारत की अवस्थिति क्या हो गई? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। पूर्वी देशांतर हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो 0 डिग्री रेखा है उसके पूरब में हमारा देश स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आगे समझते हैं।
देखिए भारत का देखिए ये सीमा है पूरा, ये यहाँ से लेकर ये वाली पूरी सीमा स्थलीय सीमा है भारत की। ये वाली पूरी स्थलीय सीमा है भारत की, और यहाँ से लेकर पूरी ये जलीय या तटीय सीमा है भारत की। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना, यहाँ नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ म्यांमार, और ये भारत के अंदर घुसा हुआ है बांग्लादेश है, और यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे कहीं मालदीव है। ठीक है, ये देखिए ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश है, जो भारत को बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटता है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, बस इतनी बातें। अब आगे देखिए, हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, जैसे जैसे आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे नक्शे पे। देखिए भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के 8 डिग्री यहाँ पे है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री यहाँ पे है गुजरात से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, पश्चिम में अरब सागर, इधर अरब सागर है, एवं दक्षिण में हिंद महासागर, इधर है नीचे हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। देखिए हमारा स्थल के रूप में भारत 7वें स्थान पे और जनसंख्या के रूप में दूसरे स्थान पे। अभी क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी नई वाली जनगणना हुई नहीं है, जब होगा तो भारत पहले पे आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देखिए कितनी है। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से लेकर और पूरी यहाँ तक कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा है, और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे कौन सी देशांतर रेखा है? 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे कौन सी देशांतर रेखा है? 97 डिग्री 25 मिनट। इसी 2 देशांतर रेखा के बीच भारत स्थित है। तो इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना है? तो देखिए 97 में से 68 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो लगभग 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का विस्तार है हमारे देश में। ठीक है, देखिए आगे। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी का कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। मतलब पश्चिम पृथ्वी जो है हमारी, एक ग्लोब है हमारा, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। और कितनी देशांतर रेखाएं हैं? देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके बाद से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके पूरब की तरफ 180 रेखा खींची गई हैं, ऐसे ही पश्चिम की तरफ 180 रेखा खींची गई। जो 180 वाली रेखा है पूरब से भी वही है और पश्चिम से भी सेम है, और एक 0 डिग्री हो गई, तो कुल कितनी हो गई? 360 देशांतर रेखाएं हो गई। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूमती है, तभी तो दिन और रात होता है। 24 घंटे में दिन और रात होता है जब एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है। देखिए ऐसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे कहीं सूर्य है, तो पृथ्वी का मान लीजिए पॉइंट है, एक चक्कर घूम के यहाँ 24 घंटे में फिर वापस यहीं आ जाता है। तो देखिए इधर है तो
इसमें सुबह हुआ है, और जब इस साइड दूसरे साइड चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो यही लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो यही 24 घंटे में घूम लेती है। आगे हम देखते हैं। देखिए, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार कर लेती है। मतलब 1 डिग्री जो देशांतर होगा हमारा, उसको पृथ्वी घूमने में 4 मिनट में पार कर लेती है। इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी छोर 97 डिग्री 30 मिनट के पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। देखिए, इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे 30 मिनट का समय लगता है। देखिए, 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारा जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार हमारे देश का कितना है, अभी पीछे हम बताएं कि 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 गुणे 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा का समय लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि 120 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। विश्व में अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों के मध्य देशांतरी रेखा को, मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है। अतः वहाँ जो समय होगा वह पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए, हमारे देश में 30 डिग्री का विस्तार है। ऐसे और भी देश हैं जो बड़े बड़े, उनका देशांतरी विस्तार अधिक है। तो उन देशों में क्या किया गया है, कामकाज को सही से सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश वाले के लिए 5 बजे सुबह हो जाएगी, एकदम सुबह सब कुछ दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो यहाँ गुजरात में बैठा व्यक्ति होगा, उसके यहाँ तो 2 घंटे बाद वो सुबह होगी। तो ये तो अपना 2 घंटे पहले काम करना स्टार्ट कर देगा, 2 घंटा बाद ही काम करना स्टार्ट होगा। इसके लिए सुबह हो जाएगा, इसको सब दिखाई देने लगेगा। लेकिन इसके लिए अंधेरा रहेगा अभी तो 2 घंटा पहले। तो इन दोनों को काम को अच्छे से करने के लिए, दोनों के लिए एक ही समय बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे भी बड़े बड़े जो विस्तार वाले देश होते हैं, उनको जो उनके बीच का जो मानक समय रेखा होती है, उसको मानक समय मान लिया जाता है और पूरे देश का समय उसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए दोनों के लिए सुविधाजनक हो। देखिए, यहाँ वाला जो व्यक्ति है, मान लीजिए इधर कहीं इसको दिल्ली में काम है, ये दिल्ली आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ सुबह जल्दी हुई तो रात भी जल्दी हो जाएगी। इसके यहाँ सुबह देर से हुई तो रात देर से होगी। तो ये हमारा 7 बजे तक काम कर रहा है, तो इसको अभी अंधेरा नहीं हुआ, 7 बजे तक घर जा सकता है। लेकिन जिसके यहाँ 4 बजे ही सुबह हो गई है, अगर 7 बजे से यहाँ से जाएगा तो इसके लिए बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया है हमारे देश में भी, कि जो हमारे देश से बीच की सबसे देशांतर रेखा जाती है, उसको हम मानक समय मान लेते हैं। मानक समय उसी को मान लेते हैं। इससे हमारे कामकाज के लिए अच्छा होता है, दोनों व्यक्ति के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है। तो भारत में इस समस्या के समाधान के लिए 82.5 डिग्री, देखिए 68 और 97 के बीच की जो रेखा कौन सी होगी, 82.5 होगी। तो 82.5 जो यहाँ से देखी जाता है एकदम ऐसे, भारत के 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय रेखा या मानक यहाँ में उत्तर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार 82.5 डिग्री रेखा पे जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। देखिए, ऐसे हमारा ग्लोब है, इस पे ऐसे करके रेखाएं खींच दी गई हैं, 360 रेखाएं खींची हुई हैं। तो ये दोनों रेखाएं बराबर है। देखिए, दोनों ध्रुव को मिलाती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची गई जो देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं। इनका ध्रुवों पे एक दूसरे के बीच की दूरी सबसे कम होती है और विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होती है। तो ये होने लगा कामकाज को सुचारू रूप से कि किस समय को निर्धारित करने के लिए किस रेखा से निर्धारित किया जाए। सभी रेखाएं ऐसे हैं। अगर यहाँ लंदन वाली को न मान के भारत वाली को अगर मान लिया जाता कि यही मतलब 0 डिग्री है, तो यही हो जाता, क्योंकि सारी रेखाएं बराबर हैं। लेकिन ऐसा किया गया कि लंदन उस समय सबसे ताकतवर देश था, और वहीं पे एक लंदन में वेधशाला है, वहाँ पे जैसे खगोल शास्त्र से संबंधित खोजें होती थी, और वहीं पे न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो सभी वैज्ञानिक जो भी जितने थे, सभी लोग विद्वान लोग वहाँ पे बैठे और डिसाइड किया कि जो ये लंदन से जाती है वेधशाला से होकर, जहाँ पे न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, उसी को हम 0 डिग्री मान लेंगे। तो उसको 0 डिग्री मान लिया गया और पूरे विश्व के समय को उसी से निर्धारित किया जाएगा। तब से ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच से होके जाती है, उसी को मान लिया गया। ठीक है।
और उसके बाद से इससे इधर 180 रेखाएं हैं और इसके इधर भी 180 रेखाएं, जो 180 डिग्री वाली रेखा है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, आगे हम समझते हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर से लेकर 182 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5.5 घंटे का समय अंतराल है। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच के मानक समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन के 12 बज रहे होंगे। देखिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री रेखा है। भारत तो कहीं यहाँ स्थित है, तो जो पूरब के देश होंगे इस 0 डिग्री से, उनके लिए सुबह क्या होगा, समय आगे होगा, और जो पश्चिम वाले देश होंगे उनके लिए समय पीछे होगा। तो हमारा देश तो आगे है 0 से, तो इसलिए हमारा समय क्या है, उससे आगे है, क्योंकि सुबह तो इधर ही होगी ना। तो पहले सुबह हमारे देश की तरफ होगी, बाद में होगा इधर, तो इसलिए हमारा समय क्या है, आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि देखिए ये 0 डिग्री है और ये 82 डिग्री है हमारा, तो 82 डिग्री का विस्तार है, दोनों के बीच में अंतर है। तो 1 मिनट पृथ्वी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 82 × 4 लगेगा। इसको निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 5 घंटे 30 मिनट। तो इसलिए हमारा देश का समय जो 5 घंटा 30 मिनट इससे आगे है। ठीक है, आगे देखिए। भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए जो भारत का मानक समय रेखा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे यहीं से होकर 82.5 डिग्री गुजरता है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो ये मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश के नैनी एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, वहाँ से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्रायः 2 कटिबंध, दक्षिण को उष्ण कटिबंध एवं उत्तर को उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। देखिए जो 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, यहाँ से होकर गुजरती है लगभग यहाँ से भारत के, और पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस पूरे भारत को हमारे क्या करती है, 2 कटिबंधों में बांटती है। दक्षिण में, इसके दक्षिण वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको उष्ण कटिबंध में, और जो ऊपर वाला भाग है इसको उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और ग्लोब को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। देखिए ये हमारा बांग्लादेश है, तो यहाँ से कर्क रेखा जब ऐसे गुजरती है तो यहाँ पे बांग्लादेश भी पड़ जाता है, तो इस बांग्लादेश से भी होके गुजर जाती है। तो पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल है और इधर त्रिपुरा है के मध्य बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो सर्वाधिक लंबाई यहीं पे मध्य प्रदेश में, तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान है, बस राजस्थान को टच करके निकल जाती है। तो न्यूनतम लंबाई कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है, मतलब पश्चिम से इधर से इसका क्रम देखिए, इस साइड से पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका क्रम कौन सा है, देखिए गुजरात, यहाँ पे देखिए गुजरात है, राजस्थान, यहीं पे थोड़ा सा राजस्थान है, फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड, झारखंड के बाद से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं से होके गुजरती है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई, देखिए तटीय सीमा कौन सी है भारत में, देखिए भारत में तटीय सीमा की लंबाई 6100 किमी है। देखिए यहाँ से गुजरात से होकर ये जो समुद्री पूरी सीमा है यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, ये हमारी पूरी तटीय सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर की, ये मुख्य भूमि की है।
मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? इतनी है 6100 किलोमीटर। किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई 6 किमी। मतलब द्वीप कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे कौन सा द्वीप है हमारा? लक्षद्वीप है। तो इनकी भी तटों की लंबाई तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि ये भी तो भारत के हिस्से हैं। तो इनकी लंबाई को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी है? 6 किलोमीटर। तो कितना हो जाता है? 7517 किलोमीटर हो जाती है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। स्थल सीमा देख लीजिए कौन है? ये यहाँ से लेकर जो ये भी स्थलीय सीमा बना रहा है देश, ये पश्चिम बंगाल तक, ये हमारी स्थल सीमा है। इसकी लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के 9 राज्य, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल हैं, एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमा समुद्र तट से लगती है। देखिए यहाँ से लेके ये गुजरात है, गुजरात है, यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, इधर गोवा है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है यहाँ पे, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, फिर इधर केरल, यहाँ पे केरल है, इधर कर्नाटक है, उड़ीसा है यहाँ पे। इस तरह से ये हमारे 9 राज्य हैं। देखिए भारतीय प्रायद्वीप तथा दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है। ये देखिए ये हमारा दक्षिणी हिस्सा है। देखिए एक त्रिभुज के आकार का है ना, तो त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, इसके दक्षिण में कौन सा है? यहाँ पे हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, एवं पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सक्रिय खाड़ियाँ, क्रीक और चैनल भी विद्यमान हैं। हम आगे समझाते हैं क्रीक और चैनल क्या होते हैं। देखिए गुजरात के दक्षिण में स्थित सरकरे समुद्र को खंभात की खाड़ी, देखिए हमारा गुजरात है, इसके दक्षिण में देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी। गुजरात के पश्चिम में स्थित सकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी, और इधर वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। तथा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित सकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी। देखिए भारत से श्रीलंका जो अलग होता है जिस डलडमरू को, उसको हम क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। 2 द्वीपों के मध्य स्थित सर्कल समुद्र को चैनल कहते हैं। मतलब 2 द्वीप, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं, इनके भी जो ये सर्कल समुद्र हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश के नाम पे ही रख दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच, इधर मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो चैनल जाता है उसी को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। उत्तर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, इधर लिटिल अंडमान है और इधर कार निकोबार है, इसके बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल विद्यमान है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तथा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्रमशः दूसरे एवं तीसरे सबसे लंबा तटरेखा वाले राज्य हैं। भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पे गोवा है। गोवा वाला बीच जो है यहीं पे है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु देखिए ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे, ये
यहीं पे हमारा कौन सा है, कन्याकुमारी। किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसी पे एक ग्रेट निकोबार है, सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा है। 6 डिग्री कुछ मिनट है इसका अक्षांश। एक यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणतम बिंदु, और पूरे भारत का लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए। भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं 7 देश। उत्तर में चीन, देखिए उत्तर में चीन तथा नेपाल। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान एवं पूर्व में बंगाल एवं बांग्लादेश एवं म्यांमार। इधर देखिए ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। एवं उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। यहाँ पे देखिए भूटान है। 7 देशों से हमारा सीमा बनाता है स्थलीय भारत। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा लगती है। जैसे इधर देखिए चाइना के साथ हमारा क्या है, यहाँ पे हिमालय है। म्यांमार के साथ भी उसका विस्तार है हिमालय का। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया राज्य लद्दाख बना दिया गया, जिसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगती है। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं, देखिए डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके साथ, देखिए डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य है। जो ये रेखा है यही डुरंड रेखा है। मध्य स्थित है। आज़ादी से पूर्व जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा कहा जाता था। आगे देखिए मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा देखिए यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में चीन से जो सीमा हमारी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता में किया था। शिमला समझौता में हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था, तो इन्हीं के सम्मान में हम उसका नाम रख दिए मैकमोहन रेखा। देखिए पूरे भारत और चीन के बीच में ये मैकमोहन रेखा नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश वाला देखिए नोट में लिखा हुआ, पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाले रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, बल्कि जो अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारा सीमा बनाता है चीन, उसी को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। देखिए रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है, इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ से देखिए ये वाला पूरा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर हेनरी रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किया था। तो उन्हीं के सम्मान में, रेड क्लिफ के सम्मान में रेड क्लिफ लाइन रख दिया गया इसका नाम। आगे देखिए, भारत के पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। चीन के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। ये राज्य तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखिए, भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य। देखिए सिक्किम, सिक्किम देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा सिक्किम का है। नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख, देखिए यहाँ पे लद्दाख है जो चीन है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से स्पर्श करती है, जो कि अब भारत द्वारा जो नया नक्शा जारी किया गया, मानचित्र जारी किया गया, उसमें लद्दाख से स्पर्श करता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया, यूटी बना दिया गया है, उसमें एक लद्दाख नया राज्य बनाया गया है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखिए,
भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा राज्य है कौन सा हमारा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन गठन होने के बाद से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? हमारा उत्तर प्रदेश। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यह भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जो निम्नलिखित है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का कच्छ। और सबसे छोटा जिला कौन है? पांडिचेरी का माहे जिला। भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ तथ्य कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब एवं हरियाणा का राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दादर नगर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। पांडिचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है, जो 3 राज्यों में विस्तृत है। माहे केरल में स्थित है, पांडिचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु में स्थित है और यमन आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इसका विस्तार है 3 जगहों पे। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार तथा अरब सागर में लक्षद्वीप। देखिए यहाँ पे हमारा अंडमान एवं निकोबार है और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है स्थित है। और कुछ देख लीजिए। 82.5 डिग्री याम में उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री। यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहीं पे इलाहाबाद है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच औसत समय से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के अक्षांश पर स्थित है, जो यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है हमारी, यहीं पे हमारी रांची स्थित है कर्क रेखा पर ही। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को केप ऑफ कैमोरिन भी कहा जाता है। कन्याकुमारी को एक दूसरा नाम भी है केप ऑफ कैमोरिन। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से इधर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे त्रिपुरा है, बांग्लादेश से यहाँ पे तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखिए। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू द्वारा पृथक होता है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से भारत, यहाँ पे श्रीलंका, तो जो ये वाली सरकरा समुद्र है उसी को हम पाक जलडमरू कहते हैं। पाक जलडमरू से पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है, तमिलनाडु से पृथक होता है। यहीं पे हमारा तमिलनाडु है, इसी से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। बस इतना ही भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में जानना है। अगली वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।